Hi everyone. Hi, this is 3rd June. Let's start with editorial analysis. पहला आर्टिकल है द चैलेंज ऑफ लॉ एनफोर्समेंट पोस्ट कोविड-19। इस पूरे लॉकडाउन के दौरान में लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रिक्टली मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अफेक्टेड लोगों का ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद लिखा है कि ओवरऑल क्राइम ड्रॉप हुआ है लॉकडाउन के दौरान। रीज़न ये है कि ऑब्वियसली जब रोड्स पे ट्रैफिक नहीं था, गाड़ियाँ नहीं थी, तो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स भी कम हुए, हीनस क्राइम्स भी कम हुए और हम सभी इंक्लूडिंग एंटी सोशल एलिमेंट सभी अपने अपने घरों पर थे, तो ट्रेसपास चोरी लूटपाट के केसेस भी कम हुए। ट्रेसपास मतलब किसी के भी घर या प्रॉपर्टी में बिना परमिशन एंटर करना। लेकिन यह चिंता की बात है, विमेन जो है और गर्ल्स जो है वो बहुत ही वल्नरेबल हो जाते हैं इन पैंडेमिक सिचुएशंस में। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं। इसके 2 कारण यहाँ बताए गए हैं ऑथर ने। पहला ये कि मोस्टली मेन अपने अपने घरों पर थे, जिनमें से बहुत ऐसे लोग थे जिनकी नौकरी जा चुकी थी या इस डर में थे कि उनकी नौकरी जा सकती है, और डेटा ये बताता है कि जितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी उतनी ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड रीज़न दिया है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लिकर। जो भी हैबिचुएटेड ड्रिंकर्स हैं उनके लिए ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग था, जिसकी वजह से भी केसेस बढ़े। और एक एग्जांपल कोट किया है कि 2013 से 16 इबोला आउटब्रेक के टाइम पे भी हमने सिमिलर इंक्रीज देखा था सेक्सुअल और जेंडर बेस्ड वायलेंस में। इसके बाद जीटॉक के बारे में लिखा है, जीटॉक इज ग्लोबल इनिशिएटिव अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, जो ये कह रहा है कि ये जो पैंडेमिक है ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के लिए एक थ्रेट भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसे यहाँ ड्रग ट्रेड का एग्जांपल दिया हुआ है। थ्रेट कैसे है? जब बॉर्डर्स पे ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस होंगे तो एक देश से दूसरे देश ड्रग्स कैसे जाएंगे, और अपॉर्चुनिटी कैसे है? जब लोग अपने अपने घरों पे होंगे तो नया कुछ इनोवेट करेंगे कि कैसे इस ड्रग ट्रेड को किया जाए, तो वो हेल्थ सर्विसेज में इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के नाम पर भी सेल कर सकते हैं। इसके अलावा साइबर क्राइम केसेस इंक्रीज हुए। फेक वेबसाइट्स आई बहुत सारी जो कि कोरोना के डोनेशन के नाम पे लोगों के साथ फ्रॉड कर रही थी। इसके अलावा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर हो रहा था इनइफेक्टिव मास्क और सैनिटाइजर्स का, अभी भी हो रहा है, तो ये चीज है। इसके अलावा लास्ट पैराग्राफ में प्रिजन्स के बारे में लिखा हुआ था, क्योंकि जो प्रिजन्स हमारे ऑलरेडी इतने कंजेस्टेड हैं, वहां पे अगर कोरोना फैल गया तो वो एक बहुत मुश्किल वाली सिचुएशन हो जाएगी, डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगी। तो उस केस में क्या करना चाहिए? क्या कैदियों को छोड़ देना चाहिए या कुछ बेसिस पे छोड़ देना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? इसमें हाल ही में एक कमेटी भी बनी थी, तो ये डिस्कस किया हुआ है लास्ट पैराग्राफ में। लास्ट में मेन पॉइंट ये है कि ये जो नए नए क्राइम्स के तरीके उभर के आ रहे हैं, इनसे कैसे डील किया जाए। सरकार को और पुलिस को इस पूरे लॉकडाउन के दौरान जो भी हुआ उस पर इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए और एक ड्राफ्ट कॉम्प्रिहेंसिव एसओपी तैयार करना चाहिए। है सीजिंग द मोमेंट एट WHO। हर्षवर्धन जो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के हमारे मिनिस्टर हैं, उन्हें WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन रिसेंटली चुना गया। इंडिया की क्या पॉलिसी अप्रोच होनी चाहिए, ये 5 पॉइंट्स में यहाँ मेंशन है। 3rd और 5th पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 3rd पॉइंट में ये लिखा है कि मल्टीलेटरल गवर्नेंस मैकेनिज्म होना चाहिए जो ये इंश्योर करे कि इक्विटेबल एक्सेस हो हर कंट्री के पास कोविड थेरेपेटिक्स और वैक्सीन के लिए। वॉलंटरी पूलिंग मैकेनिज्म अडॉप्ट करने चाहिए टू कलेक्ट पेटेंट राइट्स एंड रेगुलेटरी टेस्ट डेटा। और साथ ही साथ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो IPR प्रोविजंस है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोविजंस है, वो भी यहाँ लागू नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी थी और सभी को अफोर्डेबल वैक्सीन मिलने चाहिए। 5th पॉइंट ये लिखा है कि परमानेंट ग्लोबल बैन होना चाहिए वाइल्ड एनिमल्स की कंजम्पशन और ट्रेड पे। हम देख रहे हैं कि 2/3 जो भी इमर्जिंग इन्फेक्शंस और डिसीज हैं वो सब वाइल्ड लाइफ की वजह से हो रहे हैं, तो इस पर पूरा बैन लगना चाहिए। इस पॉइंट को इंडिया को सबके आगे रखना चाहिए। एक्सेप्ट यहाँ 3 चीजें दी हुई हैं। पहला साइंटिफिक रिसर्च, स्पीशी प्रोटेक्शन और ट्रेडिशनल लाइवलीहुड इंटरेस्ट। इनके अलावा यहाँ वाइल्ड लाइफ की कंजम्पशन और ट्रेड पे बैन होना चाहिए। पॉइंट यहाँ ये है कि जो नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है और जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, इसको सीरियसली लेना चाहिए। मानसून पे मानसून जैसे कि हमें टेक्स्ट बुक्स में लिखा होता है कि 1 जून को केरला में आएगा, बिल्कुल इस बार वैसा ही हुआ है। यहाँ पे सिर्फ याद ये रखना है कि 2 क्राइटेरिया होते हैं मानसून ऑनसेट को डिक्लेयर करने के लिए। पहला ये कि 14 में से 8 डेजिग्नेटेड मेट्रोलॉजिकल स्टेशंस में कम से कम 2.5 mm का बारिश लगातार 2 दिनों के लिए रजिस्टर होनी चाहिए। और दूसरा ये कि जो वेस्टर्लीज हैं, मतलब जो विंड्स इक्वेटर से इंडिया की तरफ आ रहे हैं, उनकी स्पीड 30 to 40 km/h की होनी चाहिए एट अ सर्टेन हाइट एंड सर्टेन वैल्यू ऑफ रेडिएशन। याद ये रखना है कि सिर्फ हेवी रेन्स जो है वो ये डिसाइड नहीं करेगी कि मॉनसून आ गया। इसके अलावा जनरली IMD के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ था कि सिर्फ IMD है जिसकी मोनोपोली है मॉनसून ऑनसेट डिक्लेयर करने में, क्योंकि सिर्फ IMD के पास ही मल्टीपल वेदर स्टेशंस हैं और वो इक्विपमेंट्स हैं जो विंड और रेडिएशंस को हायर एलिवेशंस पे मेजर कर सकें। इसके अलावा ये लिखा था कि IMD शुड वर्क इन डिसेमिनेटिंग मोर प्रिसाइज लोकलाइज्ड वेदर फोरकास्ट। हाल ही में साइक्लोन्स के लिए तो अच्छा काम कर ही रहा है। चौथा आर्टिकल है स्क्रिप्टिंग अ न्यू नैरेटिव फॉर कोविड कंट्रोल।
यहाँ पे सोशल वैक्सीन्स के बारे में लिखा था। ये आप कहीं यूज हो सकता है आंसर राइटिंग में, या कहीं पे भी एक पॉइंट छोटा सा डाल सकते हैं। सोशल वैक्सीन जैसे जब HIV नया नया आया था तब HIV के बारे में किसी को नहीं पता हुआ था। उस टाइम पे प्रॉपर गाइडलाइंस निकाले गए ताकि हॉस्पिटल रिलेटेड ट्रांसमिशन ना हो, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाई गई। तो वही कोरोना के केस में भी होना चाहिए था और हो भी रहा है और होना चाहिए आगे भी। सोशल वैक्सीन जो है वो फोकस करता है सोशल मोबिलाइजेशन में और पब्लिक एजुकेशन में। अगर बच्चे और एडल्ट सभी ये रियलाइज करेंगे कि उन्हें मास्क पहनना ज़रूरी है तो वो मास्क पहनेंगे, भले ही वो रूल हो या ना हो, और सिर्फ रूल्स को ओबे करने के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी पहनेंगे। तो सोशल मोबिलाइजेशन सब्ज्यूम्स पब्लिक एजुकेशन फॉर एटीट्यूडनल एंड बिहेवियरल चेंजेस टू ओवरकम सोशल डोमिनेंस ऑफ माइक्रोबियल ट्रांसमिशन। ये लाइन अच्छी है, लिख सकते हैं। बिहेवियरल चेंज होना यहाँ मतलब बहुत जरूरी है लोगों के अंदर। इसके अलावा 2 पॉइंट्स लिखे थे, इंडिजिनस विजडम और रिस्क आइडेंटिफिकेशन। जैसे कि हम जानते हैं कि कोरोना 60+ एज ग्रुप के लोगों में और जिनको डायबिटीज या हाइपरटेंशन है उनके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है, तो उनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो रिवर्स क्वारंटीन एक टर्म यहाँ पे यूज हुई थी। इंडिजिनस विजडम मतलब हमें क्राइटेरिया बेस्ड क्लिनिकल डायग्नोसिस पे ध्यान देना चाहिए था, यहाँ ऑथर ये कह रहे हैं, और सिर्फ जहां जरूरत हो वहां पे PCR से कंफर्म करना चाहिए था, ना कि WHO की जो टेस्टिंग PCR गाइडलाइंस थी उनको ब्लाइंडली फॉलो करना। है मॉन्यूमेंटल हरी। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का जो 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जिस सेंट्रल विस्ता भी कहते हैं, इसकी रीडेवलपमेंट प्लान की यहाँ बात हो रही है, जिसके अकॉर्डिंग एक न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई जाएगी। अभी की बिल्डिंग के बगल में जो कि ट्रायंगुलर शेप की होगी, एक कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा और प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट के न्यू रेजिडेंसेज बनाए जाएंगे। पुरानी बिल्डिंग्स को म्यूजियम की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। इसके गवर्नमेंट 3 रीजन दे रही है। पहला, स्ट्रक्चरल सेफ्टी। जितनी भी बिल्डिंग्स है ज्यादातर 1911 to 31 के दौरान बनाई गई थी, तो बहुत ही पुरानी बिल्डिंग्स है। सेकेंड रीजन, अगर एक बार डिलिमिटेशन हो जाता है तो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाएंगी एमपीज के बैठने के लिए जगह, और वर्क स्पेस के लिए जरूरत पड़ेगी ज्यादा जगह की। और तीसरा रीजन है, जो नई बिल्डिंग्स हैं जो मतलब जो पोस्ट इंडिपेंडेंस बनी भी हैं, जैसे कृषि भवन, शास्त्री भवन, उनमें भी मॉडर्न वर्क स्पेसेस की जरूरत है। राइटर इसे क्रिटिसाइज करता है ये कहते हुए कि वाकई इस प्रोजेक्ट की जरूरत है, वो भी इस सिचुएशन में जब महामारी का टाइम है, हमें पैसों की ज्यादा जरूरत है अफेक्टेड लोगों की मदद करने के लिए। दूसरा, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, और एनवायरमेंट, ट्रैफिक और पोल्यूशन पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसको राइटर क्वेश्चन करता है। मल्टीलेटरलिज्म इन द न्यू कोल्ड वार। वो पुराना समय था जब नॉन अलाइनमेंट इंडिया ने चूज किया था। आज की न्यू कोल्ड वार एरा में जहां ट्रेड और टेक्नोलॉजी रूल से सेट कर रहा है, वहां पे इंडिया को क्या करना चाहिए। इंडिया 2000 अभी रिसेंटली इंडिया WHO की एग्जीक्यूटिव बोर्ड को चेयर कर रहा है। वहां पे सिर्फ मेडिकल इश्यूज डील नहीं करने, हमें एक ग्लोबल रिस्पॉन्स भी सेट करना है। अगले साल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो नॉन परमानेंट सीट होती है एशिया पैसिफिक के थ्रू, उसे इंडिया ऑक्यूपाई करने वाला है। साथ ही साथ ब्रिक्स समिट भी चेयर करने वाला है। 2022 में G20 होस्ट करने वाला है। ये सभी जो लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग प्लेटफॉर्म्स इंडिया को मिले हैं, एज एन अपॉर्चुनिटी इंडिया को यूटिलाइज करने चाहिए टू रिकवर आवर ग्लोबल थॉट लीडरशिप। इंडिया तो एंशिएंट टाइम से ही लीडरशिप के लिए जाना जाता रहा है, चाहे वो नालंदा की बात हो, जीरो की बात हो, आयुर्वेदा, बुद्धिज्म या योगा, अहिंसा की बात हो, या क्लोथिंग की बात हो। वैसे ही इंडिया को अब फिर से टाइम है कि अपने आप को रीएमर्ज करे। उसके बाद 2 पॉइंट्स यहाँ छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो ऑनलाइन समिट मई में हुआ, उसमें प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा कि हमें इंटरनेशनल सिस्टम के लिए न्यू प्रिंसिपल्स चाहिए होंगे। हमारा जो न्यू ग्लोबलाइजेशन मॉडल है वो ह्यूमैनिटी, फेयरनेस और इक्वालिटी पे बेस्ड होना चाहिए। उसके बाद क्लैश ऑफ पॉइंट्स करके, क्लैश ऑफ वैल्यूज करके एक पॉइंट था, जिसमें सबसे पहले तो चाइना और USA के बीच में जो क्लैश चल रहा है उसके बारे में राइटर बात करते हैं। अगर आप लोग न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो ये सब आप जानते ही होंगे। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में चाइना ने प्लेज किया है कि वो $2 बिलियन देगा। उसके बाद 2-3 पॉइंट्स और छोटे छोटे हैं, जैसे सोशल और इकोनॉमिक राइट्स भी अब उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने पॉलिटिकल और प्रोसीजरल राइट्स हैं आज के टाइम पे। चाइना का जो री इमर्जेंस था वो टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और ट्रेड पे बेस्ड था। उसके बाद जो ये नोबल कोरोना वायरस आया है, इसने कहीं ना कहीं ये जो ग्लोबल वेल्थ है वो एशिया के पाले में शिफ्ट करी है, विच इज सजेस्टिंग एन इंक्लूसिव ग्लोबल ऑर्डर। जो कॉलोनाइज्ड एशिया था उसका कोई रोल नहीं था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, पर जो अब ये डिजिटल रेवोल्यूशन आ रहा है उसमें बेशक हमारा रोल होगा।
इसके बाद न्यू कोहेसिव फॉर्म करके हेडिंग है, जिसमें पहले राइटर नाम प्लस के बारे में बात करते हैं। 3 पॉइंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। पहला ये कि एशियन सेंचुरी जो है वो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की टर्म्स में डिफाइंड होनी चाहिए। यूएस के डिक्लाइन और चाइना के जो राइज हुआ है, इससे हमें जो सीखना चाहिए वो ये है कि हमें किसी के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जो नेशनल सिक्योरिटी है वो आज के टाइम पे टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी पे बेस्ड है, सुपीरियॉरिटी पे रिलाई करती है। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर स्पेस पे हमें फोकस करना चाहिए। वो समय चला गया जब एक्सपेंसिव कैपिटल इक्विपमेंट्स पे पैसा खर्च किया जाता था। तो अब हमें बहुत महंगे आर्म्स वेपन्स इंपोर्ट ना करके वहां से पैसे बचाकर अपनी एंडोजिनस कैपेसिटी को एनहेंस करना चाहिए। स्टेट सेंट्रिक चाइना, फर्म सेंट्रिक यूएस और पब्लिक सेंट्रिक इंडिया जो है, इनके बीच ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी को मोल्ड करने के लिए सेकेंड पॉइंट ये है कि ट्रेड के लिए न्यू प्रिंसिपल्स हमें अपनाने चाहिए। जो पुराना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की मोनोपोली थी उसको रिजेक्ट करते हुए हमें ऐसी नई टेक्नोलॉजीज को शेयर करना चाहिए जो सभी लोगों का भला करे, जैसे कि पब्लिक हेल्थ के लिए, क्रॉप रिसर्च के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, चाहे फिर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही क्यों ना हो, जो सबकी मदद कर सके। तीसरा पॉइंट है एंशिएंट सिविलाइजेशन वैल्यूज। उन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारे इकोनॉमिक ऑर्डर और सोसाइटल बिहेवियर को रीस्ट्रक्चर करने वाली यही वैल्यूज़ हैं जो कहती हैं कि हमें इक्विटेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए। आज के समय में जब इतना पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज से इम्पैक्टेड है, वहाँ पे इन वैल्यूज़ की बहुत ज़रूरत है। रिफॉर्मेटिव एंड फिस्कल पैकेज, जो 20 लाख करोड़ का हमारा पैकेज है, उसके 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला तो जो इमीडिएट कंसर्न्स हैं हमारे, उन्हें सॉल्व करना, यानी कि जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड सेक्शन है, जैसे माइग्रेंट वर्कर्स या फिर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लोग, उनकी हेल्प करना। दूसरा, लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स की तरफ ध्यान देना। एग्रीकल्चर सप्लाई चेन को फ्री करना, जैसे कि एपीएमसी में जो डोमिनेंस है उसको रिड्यूस करना बाय इंकरेजिंग डायरेक्ट ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बिटवीन फार्मर्स एंड बायर्स। और कुछ ऐसे सेक्टर्स जैसे कि कोल, उन्हें प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन अप करना। इसके बाद राइटर कुछ सेक्टर्स और पॉलिसी मेजर्स के बारे में बात करते हैं। इतना कुछ खास नहीं है। रियल एस्टेट सेक्टर्स की बात की गई है। आरबीआई का जो रिसेंट रेट कट हुआ है उसके बारे में कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है पैंडेमिक एज एन अपॉर्चुनिटी, जिसमें राइटर ये कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि वही इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाएगा और वही है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्पफुल रहेगा। जो इसके बाद लास्ट में मोरल ऑफ द स्टोरी ये लिखा है कि हमें हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त इंडिया सिर्फ 1 to 2% जीडीपी अपना खर्च कर रहा है, जो कि बहुत कम है। यहाँ तक कि हमारी जो पीयर कंट्रीज हैं जैसे कि ब्राजील, उसके कंपैरिजन में भी बहुत लो है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके पास कम से कम समय में ये सारे ट्यूटोरियल्स आप तक पहुंचाए जाएं। आज के थोड़ा सा टाइम एक्सीड हुआ क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स थे, बहुत सारा कंटेंट था। जब जनरली हम कोशिश करते हैं कि 5 मिनट के अंदर पूरा समअप कर दें, लेकिन आज टाइम एक्सीड हुआ। देखिए, दूसरे चैनल्स पे अगर आप लोग वीडियोस देखते हैं हिंदू एडिटोरियल्स की, तो कम से कम 1 घंटा आप लोगों का लग जाता है, और वो भी इतने सारे एडिटोरियल्स और कंटेंट के साथ तो पक्का 1 घंटा तो मिनिमम लगेगा ही। मैंने कोशिश की है कि आपका समय कम ही लगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।